दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये टॉपिक है हमारा फेडरल सिस्टम। दोस्तों, आप सोचिए कि राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच में जो सत्ता का विभाजन होता है उसका आधार क्या है। कुछ देशों में तो राज्यों या प्रांतों को अपने कानून बनाने की स्वतंत्रता होती है, तो कुछ देशों में सारी की सारी शक्ति नेशनल गवर्नमेंट के पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाइना ले लें। तो आज हम इसी फेडरल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि दुनिया भर में अलग अलग टाइप की सरकारें कैसी हैं, फेडरलिज्म क्या है। हम देखेंगे कि हमारे देश के संविधान में हमने जो फेडरल सिस्टम अपनाया है उस सिस्टम से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमारे संविधान के फेडरल फीचर को बताते हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारे संविधान में जो एक प्रॉपर फेडरेशन होता है उससे हट के जो अलग व्यवस्था अपनाई गई है उस व्यवस्था में कुछ यूनिटरी फीचर्स को भी शामिल किया गया। तो उन्हीं यूनिटरी फीचर्स के बारे में भी हम देखेंगे। हम देखेंगे फिर कि एक फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। और चूंकि हमारे संविधान में यूनिटरी और फेडरल दोनों फीचर्स शामिल हैं, तो हम अपने फेडरल सिस्टम का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे कि क्या हमारा संघवाद, हमारे देश में जो फेडरलिज्म है, क्या वो एक अच्छा फेडरलिज्म है, या क्या हम अपने देश के संघवाद को संघवाद की संज्ञा दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते। तो हम यहाँ पे अलग अलग विद्वानों ने क्या कहा है इन सारी बातों को देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि संघवाद से रिलेटेड चैलेंजेस क्या क्या हैं, और फिर हम इसके साथ ही इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, आप सबसे गुजारिश ये है कि मेरी जो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की जो सीरीज़ है, अगर आपने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझ में आएगा, आप इसका पूरा का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उसको देखें और फिर सीक्वेंस में आके इस पूरी वीडियो को देखें, तो जाके आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई कोई भी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने दुनिया भर की सरकारों को दो टाइप में डिवाइड किया है, इस आधार पे कि नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन कैसा है। ये दो प्रकार की सरकारें होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। दोस्तों, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। इस तरह की सरकार आप यूएस में देख सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड में देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देख सकते हैं, और भी ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पे आप फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट को देख सकते हैं। दूसरी सरकार होती है यूनिटरी सरकार। इस सरकार में सारी की सारी शक्तियाँ जो नेशनल गवर्नमेंट होती है उसी के पास होती है, जैसा कि आप ब्रिटेन, जापान, फ्रांस इत्यादि देशों में देख सकते हैं। तो ये दो टाइप की गवर्नमेंट को पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इसका क्लासिफिकेशन किया है। अब देखिए, तब से मैं आपको फेडरल सिस्टम, फेडरलिज्म, है ना, फेडरेशन, ये सारे वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। तो ये वर्ड आया कहाँ से? अगर हम इस वर्ड के उत्पत्ति की बात करें तो ये फेडरेशन वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड फोइडस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है ट्रीटी या अग्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि फेडरेशन तब बनता है जब बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स आपस में एक अग्रीमेंट करते हैं। अब इन यूनिट्स के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में इन यूनिट्स को कैंटोन कहा जाता है, यूएस में स्टेट्स कहा जाता है, हमारे देश में भी स्टेट्स कहा जाता है, रशिया में इनको रिपब्लिक्स कहा जाता है। तो इस तरीके से जब अलग अलग यूनिट्स अपने एक समान उद्देश्य से अग्रीमेंट करते हैं तो आगे फेडरेशन बनता है। लेकिन फेडरेशन दो तरीके से भी बन सकता है। फेडरेशन का बनाने का पहला तरीका है द वे ऑफ इंटीग्रेशन, जैसा कि यूएस में है। इसमें दोस्तों जो आर्थिक रूप से पिछड़े कई सारे राज्य होते हैं या सैनिक रूप से जो कमज़ोर राज्य होते हैं, वो क्या करते हैं, आपस में मिलके एक मजबूत संघ का निर्माण करते हैं, ताकि वो अपने इकोनॉमिक बैकवर्डनेस यानी आर्थिक पिछड़ेपन से निपट सकें और अपनी सैनिक कमज़ोरी का लाभ किसी दूसरे देश को ना दे सके। तो ऐसे देश इंटीग्रेशन के माध्यम से फेडरेशन को बनाते हैं। वहीं कनाडा जैसे देशों में हम देखते हैं कि डिसइंटीग्रेशन के माध्यम से फेडरेशन बनाया गया। इसमें क्या होता है कि एक मजबूत राज्य
अपने आप को छोटी छोटी इकाइयों में डिवाइड कर देता है फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे देश में भी बिल्कुल ऐसा ही है, एक केंद्र बना है और केंद्र ने एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से हमारे देश को अलग अलग राज्यों में विभाजित किया है। इस तरीके से हमने देखा कि फेडरेशन को दो तरीक़ों से बनाया जा सकता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना फेडरेशन यूएस का है, जो 1787 में ही अस्तित्व में आ गया था। यूएस में आपको बता दूं कि वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं और इन सब का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये तो हो गई दुनिया भर की बातें। अगर हम अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमारे देश का संविधान भी हमारे देश में एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है। अब सवाल ये उठता है कि हमने यूनिटरी सिस्टम की बजाय फेडरल सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया, हमने फेडरलिज्म को ही क्यों अपनाया। तो इसके पीछे दो रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न है कि हमारे देश का बहुत बड़ा आकार होना, द लार्ज साइज ऑफ आवर कंट्री, और दूसरा रीज़न है हमारे देश की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता, द सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। अब देखिए, यूनिटरी गवर्नमेंट या यूनिटरी जो भी यूनिटरी टाइप की जो सिस्टम होती है वो ऐसे देशों के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है जिन देशों में एक तो विविधता कम हो और दूसरी बात कि उनका आकार कम हो। तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र स्तर पे एक ही सरकार होती है और छोटे आकार होने के कारण वो यूनिटरी सिस्टम के माध्यम से पूरे देश को सही ढंग से संचालित कर पाती है। लेकिन जब देश का आकार बहुत बड़ा हो जाता है तो केवल एक केंद्र सरकार के माध्यम से पूरे देश में एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो इस वजह से एक बड़े आकार के देश में फेडरलिज्म ज़्यादा सूटेबल व्यवस्था है। फिर हमारे देश में आप देखते ही हैं कि दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े जितने भी मेजर रिलीजन्स हैं उन सभी मेजर रिलीजन्स के लोग हमारे देश में हैं। हमारे देश में सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ साथ रीजनल डाइवर्सिटी भी है। अलग अलग क्षेत्रों की ज़रूरत अलग अलग है। तो इसलिए हम अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में हमने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया। अब देखिए, हमारे देश में फेडरलिज्म को अपनाया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरेशन वर्ड है इसका इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं किया गया। इसके बदले हमारे संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स का दो अर्थ होता है। ये मैंने आपको जब लक्ष्मीकांत की 5वां या चौथे लेक्चर में जब मैंने आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब होता है। जिन्होंने देखा है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप प्लीज़ एक बारी उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। इन सारी वीडियोस को जब आप सीक्वेंस में देखेंगे तो आप मेरी इस पूरी सीरीज़ का बहुत ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। फिर हमने देखा कि हमारा जो इंडियन फेडरल सिस्टम है वो यूएसए के फेडरेशन की तरह ना होकर कनेडियन मॉडल पे आधारित है, जहाँ पे सेंटर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया था तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि एक अच्छा संविधान वो संविधान होता है जो अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल हो, जो अपने देश की ज़रूरतों के हिसाब से हो। हमने एक प्रॉपर फेडरेशन जैसा कि यूएस में है वैसा फेडरेशन ना अपना के एक मजबूत सेंटर वाला फेडरेशन अपनाया। इसके पीछे कारण ये है कि एक मजबूत सेंटर का होना एक ऐसे देश के लिए बहुत ज़रूरी था जिस देश को अभी अभी आज़ादी मिली है। हमने बहुत कड़ी मशक्क़त करके इतने सारे प्रोविंसेस को अपने यूनियन में इंक्लूड किया था और इसी के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और इसी के चलते उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बिना एक बूंद खून बहाए पूरे देश को एक कर दिया। तो अब अगर हमने इतनी मेहनत से अपने देश को एक किया है, इतने सारे प्रोविंसेस को अपने देश के अंदर शामिल किया है, इतनी सारी टेरिटरीज़ को अपने देश के अंदर शामिल किया है, तो अगर एक मजबूत केंद्र नहीं होगा तो ये देश फिर कभी भी सेंटर से अलग हो सकते हैं। हमारा जो संघ है वो कभी भी टूट सकता है। तो हमने अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार जहाँ पे एक मजबूत संघ होता उसके अनुसार कनेडियन मॉडल को अपनाया, ना कि यूएस के मॉडल को। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये हमने फिर देख लिया कि हमारे देश में किस टाइप का फेडरेशन है, हमने फेडरलिज्म को क्यों अडॉप्ट किया। अब हम देखते हैं कि हमारे संविधान में कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि फेडरलिज्म से रिलेटेड है। तो अभी हम इन्हीं सारे फीचर्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारे फेडरल फीचर को बताता है, फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, वो है ड्यूअल पॉलिटी।
डुअल पॉलिटी का मतलब दोस्तों होता है केंद्र और राज्य स्तर पे दोहरी सरकार। जैसे सेंटर पे हम देखते हैं, सेंट्रल पे हम यूनियन गवर्नमेंट को देखते हैं, तो वहीं जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पे हम स्टेट गवर्नमेंट्स को देखते हैं। अब देखिए, केंद्र सरकार के पास जो भी नेशनल इम्पॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं उन पे उन कंट्रोल होता है, उनसे रिलेटेड पावर के यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया है। वहीं जो लोकल लेवल पे या रीजनल लेवल पे जो भी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके संबंध में जो भी पावर्स हैं वो स्टेट्स को दिया गया है। तो इस तरीके से हमारे देश में ड्यूअल पॉलिटी है। फिर हम देखते हैं कि हमारे संविधान ने शक्तियों का विभाजन कर दिया है। अब चूंकि संविधान में दोहरी सरकार है, केंद्र स्तर पे एक सरकार है, राज्य स्तर पे एक सरकार है, तो ये दोनों अपने 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 सब्जेक्ट्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए, अपने अपने सब्जेक्ट्स का जो है इम्पोर्टेंस ज़्यादा, अपने सब्जेक्ट्स का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए, उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों की अलग अलग शक्तियां हों। ना केंद्र राज्य के मामले में हस्तक्षेप करे, ना राज्य केंद्र के मामले में हस्तक्षेप करे। तो इसी बात को इंश्योर करने के लिए हमारे संविधान में पावर को डिवाइड कर दिया गया है, और इस डिवीजन को हमारे संविधान के 7वें अनुसूची में, 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के रूप में शामिल कर दिया गया है। यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है जिस पे यूनियन कानून बना सकती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया है जिन पे स्टेट्स कानून बना सकती है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये समझ रहे होंगे कि यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि मैंने बताया डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, करेंसी, कम्युनिकेशन इत्यादि। स्टेट लिस्ट में लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि आपका पब्लिक ऑर्डर हो गया, एग्रीकल्चर, हेल्थ एट्सेट्रा। तो इस तरीके से इन 3 लिस्ट के माध्यम से जो संविधान ने शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्य के बीच में विभाजित कर दी है। अब जो कॉन्करेंट लिस्ट है दोस्तों, कॉन्करेंट लिस्ट पे सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जब इन दोनों सेंटर और स्टेट के कानून में टकराव होगा तो वहाँ पे सेंटर का कानून इफेक्टिव हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सेंटर जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। फिर सेंटर इस स्थिति में भी स्ट्रांग होता है, माफ़ कीजिएगा, कि जो रेसिड्यूरी पावर है, रेसिड्यूरी पावर्स का मतलब या रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स का मतलब कि ऐसे सब्जेक्ट्स जो ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को सीधा सीधा सेंटर को दे दिया गया। तो इस तरीके से हमारे संविधान ने पावर्स को डिवाइड कर दिया। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन संघवाद के लिए क्यों ज़रूरी है, आप इस बात को समझिए। हमने देखा अभी कि हमारे संविधान में पावर्स का डिवीजन है। अगर इस डिवीजन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा जाए तो सिर्फ ये कही सुनी बात रह जाएगी, एक जुमला रह जाएगा कि सेंटर की ये शक्तियाँ हैं, स्टेट्स की ये शक्तियाँ हैं। तो हमारे संविधान को लिखित रूप इसलिए दिया गया ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का डिवीजन है ये स्थायी बना रह सके, ये स्टेबल रह सके। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कोई भी डिसएग्रीमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग सेंटर और स्टेट के बीच में ना हो, इस बात को इंश्योर करता है। और ये स्पेसिफाई करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग क्या क्या फंक्शंस हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग कैसा है, उनके ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या हैं और उनके पावर्स क्या क्या हैं। तो जब भी केंद्र और राज्य की अलग अलग सारी चीज़ों को लिख दिया जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट का जो अवसर है वो बहुत कम आएगा, और हमारा देश अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। फिर अगला जो फेडरल फीचर है वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। अब देखिए दोस्तों, अगर संविधान में इतनी सारी बातें लिख दी गई कि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट का अपना क्या फंक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने क्या पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर है, इन सारी बातों को लिख दिया गया, लेकिन अगर संविधान को सर्वोच्च ना बनाया जाए तो पार्लियामेंट कभी भी एक ऐसा कानून बना के उन सारी शक्तियों को राज्य से छीन सकती है जो उसको संविधान ने प्रदान किया है, या फिर राज्य के शक्तियों में कटौती कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा ना करे, ईजिली ना करे। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है लेकिन संविधान के आदर्शों के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि हमारे देश में
ना तो पार्लियामेंट सर्वोच्च है, ना ही कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन सर्वोच्च है। हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, जिसको शक्ति हमारे देश की जनता से मिलता है। जब आप प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम भारत के लोग लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इससे पता चलता है कि हमारे देश में संविधान को भी शक्ति जनता से मिलती है और हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है। तो ये विशेषता भी हमारे फेडरलिज्म की विशेषता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कैसे ये सारी विशेषताएं फेडरलिज्म से कनेक्ट हो रही हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। फिर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म की अगली विशेषता है। अब देखिए, हमारे संविधान में इस बात को इंश्योर किया गया है कि हमारे संविधान में जितने भी फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो आसानी से अमेंड ना हो सकें, क्योंकि जब भी फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोविजन को अमेंड करने की बात आती है तो ऐसी स्थिति में आपको स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ आधे राज्यों का कंसेंट भी चाहिए, उन आधे राज्यों का अप्रूवल भी चाहिए। तो केंद्र सरकार हमारे संविधान को आसानी से तोड़ मरोड़ ना सके, केंद्र सरकार आसानी से राज्यों की शक्तियों में कटौती ना कर सके, केंद्र सरकार आसानी से राज्यों में कोई परिवर्तन ना कर सके, राज्यों की शक्तियों को छीन ना सके। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो ज़्यादा रिजिड हो, जो केंद्र सरकार को ऐसे काम करने से रोकेगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ पे आया होगा। फिर अगला फेडरल फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी का दो पर्पस होता है। सबसे पहला कि जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रोटेक्ट करना। अगर केंद्र सरकार कोई भी ऐसा कानून बनाती है या फिर राज्य सरकार भी जो कि हमारे संविधान पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, हमारे संविधान के आदर्शों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट को या जुडिशरी को ये राइट है कि ऐसे कानून को वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं। फिर जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना इस मामले में भी ज़रूरी है कि जब सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो तो ये बिना किसी का पक्ष लिए एक बिना बायस्ड हुए ये निर्णय दे सके। चाहे वो अब ये डिप देखिए, सेंटर और स्टेट के बीच में भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो जुडिशरी उसको हैंडल करती है। स्टेट्स और अलग दूसरे स्टेट्स के बीच में भी अगर डिस्प्यूट्स होता है तो उसको भी जुडिशरी हैंडल करती है। तो जुडिशरी इन मामलों में निष्पक्षता से निर्णय ले, इस बात को इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस हैं। जैसे कि जजेस के टेन्योर जो है, ये मैंने आपको संविधान की विशेषता वाले में बताया। जहाँ पे मैंने आपको स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका बताया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि माफ़ कीजिएगा कि कैसे ऐसे हमारे संविधान के कुछ प्रोविजंस हैं जो हमारे जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं। तो किसी भी फेडरल सिस्टम में जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो किसी मजबूत शक्ति का पक्ष ना ले सके और कमज़ोर शक्तियों की कटौतियों में कमज़ोर शक्तियों के हितों को ऐसे ताक पे ना रख सके। फिर देखते हैं अगली विशेषता फेडरल फीचर की, वो है बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म यानी कि द्विसदनवाद। देखिए, हमारे संसद में दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर अपने राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाईकैमरलिज्म फेडरल फीचर से कैसे जुड़ गया? अब देखिए, चूंकि फेडरलिज्म में सेंटर की अलग शक्तियां हैं, राज्य की अलग शक्तियां हैं, तो राज्यों की शक्तियों को सेंटर कोई ऐसा कानून पास करके कम ना कर सके, इस बात को इंश्योर करने का काम राज्यसभा के सदस्य करते हैं। कि लोकसभा ने मान लीजिए कोई ऐसा कानून पास कर भी दिया, लेकिन राज्यसभा के सदस्य इस बात को इंश्योर करेंगे कि राज्यों के हित हमेशा सुरक्षित हों। तो इस तरीके से द्विसदनवाद जो है हमारे फेडरल फीचर के बिल्कुल अनुकूल है। अब देखिए, बाईकैमरलिज्म हमारे देश में केंद्र में तो है, कुछ राज्यों में भी बाईकैमरलिज्म की व्यवस्था है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे देश के 6 राज्यों में बिहार, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में बाईकैमरलिज्म है, द्विसदनवाद है। इन 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो बाईकैमरलिज्म जो है वो सेंट्रल लेवल पे तो है, वहीं साथ ही साथ स्टेट्स में भी
कुछ कुछ स्टेट्स में भी बाईकैमरलिज्म को फॉलो किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे फेडरल फीचर थे। अब मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान निर्माताओं ने केंद्र की तरफ झुकाव वाला संघात्मक व्यवस्था अपनाया है, यानी एक ऐसा सिस्टम अपनाया है जहाँ पे सेंटर बहुत स्ट्रांग होता है। तो सेंटर को स्ट्रांग बनाने के लिए यूनिटरी फीचर्स का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल होना ज़रूरी था। तो कौन कौन से ऐसे यूनिटरी फीचर्स हैं जिनको हमारे संविधान में शामिल करके सेंटर को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है, आइए हम इस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला कि स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारे देश में संविधान बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसको हम 3 कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। पहला कॉन्टेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, माफ़ कीजिएगा, पहला कॉन्टेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट हम देखते हैं कि जब भी कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट ये दोनों कानून बना सकते हैं। तो सेंटर और स्टेट के कानून के बीच में जब भी टकराव होता है तो ऐसी स्थिति में जो सेंटर का कानून होता है वो प्रभावी हो जाता है। फिर हम देखते हैं इमरजेंसी के प्रोविजंस। इमरजेंसी के प्रोविजंस सेंटर को बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान करते हैं। जब इमरजेंसी देश में लागू होता है तो बिना किसी संविधान में संशोधन किए हमारा देश सीधा सीधा संघात्मक व्यवस्था से एकात्मक व्यवस्था में तब्दील हो जाता है, यानी फेडरल सिस्टम से यूनिटरी सिस्टम में तब्दील हो जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। फिर हम देखते हैं कि हमारे संविधान में जो रेसिड्यूरी पावर्स हैं, रेसिड्यूरी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, ये भी किसके पास है? सेंटर के पास है। तो ये ऐसी 3-4 बातें हैं। ये तो मैंने आपको 3-4 बातें बताई, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे देश में राज्यों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती हैं। तो ये क्योंकि हमारे देश में सेंटर स्ट्रांग है और यूनिटरी फीचर में भी सेंटर स्ट्रांग होता है, तो दैट इज़ वाई ये हमारा यूनिटरी फीचर बन जाता है। फिर हम यूनिटरी फीचर में देखते हैं कि जो हमारे देश के स्टेट्स हैं, हमारे देश के अंदर जो भी राज्य हैं, वो इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, यानी उनको, उनकी बाउंड्री को, उनके नाम को कभी भी चेंज किया जा सकता है, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। तो इस तरीके से केंद्र जो है वो राज्य का, हमारी जो पॉलिटिकल बाउंड्री है उसको रीएडजस्ट कर सकती है कभी भी। तो इस वजह से ये हमारा यूनिटरी फीचर बन जाता है। तभी तो देखिए हमारे देश में जो, माफ़ कीजिएगा, जो स्टेट्स हैं वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। इसी वजह से हमारे यूनियन को इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है। अभी मैंने इनडिस्ट्रक्टिबल बोल दिया था स्टेट्स को। स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल है, इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है। तो हमारा जो यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन हमारा जो स्टेट है वो डिस्ट्रक्टिबल है। तो इसलिए हमारे यूनियन को इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा जाता है। अनश्वर राज्यों का भारतीय जो संघ है वो नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है, यानी विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर जो तीसरा फीचर है यूनिट, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी फीचर को बताता है, वो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, यूएसए में लोग स्टेट्स के भी नागरिक होते हैं और सेंटर के भी नागरिक होते हैं, देश के भी नागरिक होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो आर्टिकल 9 है वो केवल और केवल एकल नागरिकता की बात करता है। राज्यों, हमारे यहाँ देश में जो कोई भी व्यक्ति है वो केवल और केवल देश का नागरिक होता है, वो अपने राज्य का नागरिक नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से अब देखिए, पहले जम्मू और कश्मीर इसका एक एक्सेप्शन था, लेकिन 2019 के बाद से जब 370 को रद्द किया गया जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे भी अब ये सारी सिंगल से कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो भी प्रोविजंस है वो वहाँ पे लागू हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का लचीलापन। संविधान का लचीलापन यूनिटरी फीचर कैसे है? देखिए, जब भी कोई सिस्टम यूनिटरी होता है तो केंद्र सरकार के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो केंद्र सरकार हमेशा यही चाहेगी कि संविधान में जितनी आसानी से संशोधन हो सके हम करके किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दें। तो आसानी से संशोधन संविधान में करने के लिए संविधान का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि यूनिटरी फीचर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। फिर नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। हमारे देश में राज्यसभा में, स्पेशली राज्यसभा में जो भी राज्य हैं उनको एक समान प्रतिनिधित्व नहीं है।
राज्यसभा में राज्यों की सीट्स की संख्या अलग अलग है, जो कि जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई। अब यूएसए में आप देखेंगे कि वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि राज्य छोटे हैं या बड़े, उनका जो अपर हाउस है वहाँ पे सभी राज्यों को एक समान सीट दी गई है। इससे क्या होता है कि छोटे राज्य और बड़े राज्य वो एक समान स्तर पे आ जाते हैं सभी, और उनका सबका एक समान इम्पोर्टेंस उभर के आता है। लेकिन हमारे देश में जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में अलग अलग राज्यों को अलग अलग सीट की संख्या दी गई है। तो ये इसलिए हमारा यूनिटरी फीचर बन जाता है। फेडरल फीचर में राज्यों को एक समान सीट्स मिलती है, वहीं यूनिटरी फीचर में हम देखते हैं कि इक्वलिटी नहीं है स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन में। फिर इमरजेंसी प्रोविज़न, मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमारे देश को बिना संविधान में संशोधन किए एकात्मक संघात्मक व्यवस्था से एकात्मक व्यवस्था में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर है अगला सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन वाले में सिंगल सिटीजनशिप की बात कर दी थी। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि केंद्र और राज्यों के लिए हमारे देश में एक ही संविधान है। ऐसा नहीं है कि केंद्र का अलग संविधान है, राज्य का अलग संविधान है। बट आप यूएसए में जब देखेंगे तो वहाँ पे स्टेट्स का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे अब जो सेंटर है उसका भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। बट हमारे देश में एकल संविधान की बात है, केंद्र का अलग नहीं, राज्य का अलग नहीं, पूरे देश का एक संविधान है। फिर सिंगल सिटीजनशिप, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति राज्य का नागरिक नहीं होता, वो केवल और केवल देश का नागरिक होता है। ये भी हमारी एकात्मक व्यवस्था को बताता है। फिर हमारे देश में जुडिशरी भी इंटीग्रेटेड है, यानी इनकी हायरार्की नहीं है कि राज्यों की अलग जुडिशरी, सेंटर की अलग जुडिशरी। हमारे देश में जुडिशरी की एक हायरार्की है जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स होते हैं, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी हमारे यूनिटरी फीचर में आता है। अब देखिएगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी था वो हमारा फेडरल फीचर था, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारा फेडरल फीचर था। वहीं इंटीग्रेटेड, माफ़ कीजिए, हाँ, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी था वो हमारा फेडरल फीचर था, और वहीं इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमारा यूनिटरी फीचर है। फिर हम देखते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज कैसे हमारे यूनिटरी फीचर से जुड़ता है, देखिए। अमेरिका में क्या है कि संघ सरकार और राज्य सरकार की अपनी अपनी पब्लिक सर्विसेज हैं। भारत में भी केंद्र और राज्यों की अपनी अपनी लोक सेवाएं हैं, लेकिन भारत में जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जिसमें कि आपको आईएएस है, आईपीएस है और आईएफएस है, ये 3 आते हैं। ये केंद्र और राज्य, ये दोनों के लिए हैं। केंद्र जो है इन सेवाओं के सदस्यों को उसका सिलेक्शन करता है और फिर उन्हें ट्रेनिंग देता है, और इसके बाद वो उनको राज्य में काम करने के लिए भेज देता है, लेकिन उन पर कंट्रोल जो होता है वो पूरा पूरा केंद्र का होता है। तो इस तरीके से ये हमारे संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। दैट इज़ वाई जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ये हमारा यूनिटरी फीचर है। फिर हम देखते हैं कि हमारे देश में इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी है। जो भारत का कैग है वो ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स की जांच करता है, बल्कि ये स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट की भी जांच करता है। तो इस तरीके से जो सेंटर है उसका स्टेट्स पे कंट्रोल बन जाता है। तो यहाँ पे इसलिए ये जो इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी है ये हमारा यूनिटरी फीचर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। जो राज्य जो राज्यों में गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है वो सेंटर करती है। सेंटर का एजेंट होता है गवर्नर। तो गवर्नर के माध्यम से हम बहुत बारी देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है, तो इस संबंध में गवर्नर की जो नियुक्ति है उससे संबंधित बहुत सारे विवाद उभर के आते हैं। तो सेंटर गवर्नर के माध्यम से स्टेट्स को कंट्रोल कर सकता है। दैट इज़ वाई अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो है ये हमारा यूनिटरी फीचर बन जाता है। फिर हम देखते हैं इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी हमारे देश में है कि विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, दोनों चुनावों को करवाने का काम हमारा इलेक्शन कमीशन करता है। ऐसा नहीं है कि राज्यों में विधानसभा के चुनाव के लिए एक अलग इलेक्शन मशीनरी है और केंद्र में चुनाव के लिए एक अलग इलेक्शन मशीनरी है, नहीं, दोनों के लिए इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी है जो हमारा यूनिटरी फीचर है। फिर हम देखते हैं कि स्टेट बिल्स के ऊपर वीटो का जो अधिकार है वो मतलब राज्यपाल का जो स्टेट बिल के ऊपर वीटो का अधिकार है वो भी हमारे यूनिटरी फीचर में आएगा। अब मैंने आपको बताया कि राज्यपाल जो होता है वो सेंटर का एजेंट होता है। राज्यपाल के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है।
स्टेट गवर्नमेंट पे कभी कभी प्रेसिडेंट रूल भी इम्पोज कर देती है। तो राज्यपाल की जो वीटो शक्ति है उसका इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए कर सकती है, इसलिए ये हमारा यूनिटरी फीचर में आ जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फेडरल फीचर थे, कौन कौन से यूनिटरी फीचर थे। अगर हम फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट को एक चार्ट में देख लें तो ये आपके सामने है। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट में ड्यूअल गवर्नमेंट होता है, नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट। वहीं यूनिटरी गवर्नमेंट में सिंगल गवर्नमेंट होता है, केवल और केवल नेशनल गवर्नमेंट। अगर नेशनल गवर्नमेंट चाहे तो फिर रीजनल गवर्नमेंट्स को क्रिएट कर सकती है, ये उसका डिस्क्रिशन है, ये उसके अपने उस पर निर्भर, विवेक पर निर्भर करता है, अपनी सुविधा के अनुसार वो चाहे तो कर भी सकता है। फिर फेडरल गवर्नमेंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन यूनिटरी में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो भी सकता है जैसा कि फ्रांस में, या फिर अनरिटन भी हो सकता है जैसा कि ब्रिटेन में। फिर फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर होता है उसका डिवीजन होता है बिटवीन नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट। जो केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकार है उनके बीच में शक्तियों का विभाजन होता है, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में कोई विभाजन नहीं होता, सारी की सारी शक्तियाँ नेशनल गवर्नमेंट के पास होती है। फिर फेडरल गवर्नमेंट में संविधान सुप्रीम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो भी सकता है जैसा कि जापान में है, और नहीं भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम होना ये यूनिटरी गवर्नमेंट का फीचर नहीं है। फिर फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है, इसके पीछे का लॉजिक मैंने अभी आपको समझाया हुआ है। यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो भी सकता है जैसा कि फ्रांस में है, या फिर नहीं भी हो सकता है जैसा कि ब्रिटेन में। फिर फेडरल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट जुडिशरी को समाहित करती है, वहीं यूनिटरी गवर्नमेंट में जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। फेडरल गवर्नमेंट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना ज़रूरी है, माफ़ कीजिएगा, फेडरल गवर्नमेंट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना ज़रूरी है, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर बाई कैमरल हो भी सकता है जैसा कि ब्रिटेन में है, और यूनि कैमरल भी हो सकता है, एक सदनीय भी हो सकता है, द्विसदनीय भी हो सकता है। एक सदनीय व्यवस्था वाला जो यूनिटरी गवर्नमेंट है वो चाइना में। तो ये आपका फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच का कंपैरिजन था। मैं आज इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ, हम एक और वीडियो में इसके बाकी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बहुत ही जल्द मैं आपसे इससे आगे जब हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे फेडरल सिस्टम का, हम देखेंगे कि फेडरलिज्म से रिलेटेड चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो इन वीडियोस को तो इन सारे टॉपिक्स को जो है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, एक बार फिर से एक जेंटल रिमाइंडर मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, और मेरे कंटेंट को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।